हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर एएन एजुकेशन यूनिट। आज जो आपका एसएसबी टीजीटी हिंदी का एग्जाम हुआ है, उसी का क्वेश्चन पेपर को अभी हम डिस्कस करेंगे। पेडागोजी और हिंदी से आपका क्वेश्चन आया है। हम पेडागोजी को एंड में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट हम हिंदी से कर रहे हैं। 25 नंबर क्वेश्चन से आपका हिंदी शुरू है। क्वेश्चन नंबर 25 जो है, क्रोध कैसा मनोविकार है। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन है, क्रोध कैसा मनोविकार है। बहुत ही इजी क्वेश्चन। शांति स्थापित करने वाला, शिक्षा देने वाला, शांति भंग करने वाला, परस्पर भाईचारा स्थापित करने वाला। 25 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। शांति भंग करने वाला मनोविकार है क्रोध। क्वेश्चन नंबर 26, कंदर्प को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस देवता का पर्याय माना है। ऑप्शंस में आपका ब्रह्मा, जगन्नाथ, विष्णु, गंधर्व, 4 ऑप्शन दिया है। सही ऑप्शन आपका डी होगा। कंदर्प को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गंधर्व देवता का पर्याय माना है। क्वेश्चन नंबर 27, विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक भारत के किस राज्य में अवस्थित है। ये एक क्वेश्चन ऐसा है जिसको हम आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आपका जो निबंध है उसमें ये नहीं है, तो इस हिसाब से आप लोग इसको आउट ऑफ सिलेबस में भी ले सकते हैं। विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक भारत के किस राज्य में अवस्थित है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन है ओडिशा, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। 27 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, बी ऑप्शन सही है आपका, पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन इजी था, बस निबंध में नहीं है ये, इसलिए आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। 27 का बी ऑप्शन सही है। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल जो है पश्चिम बंगाल में है। लाला समरकांत गंगा स्नान के पश्चात सूर्योदय के पहले किसका दर्शन करके दुकान पहुंचा करते थे। अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, विश्वनाथ। यहाँ पर देखिए 28 नंबर क्वेश्चन जो है कि लाला समरकांत गंगा स्नान के पश्चात सूर्योदय के पहले किसका दर्शन करके दुकान पहुंचते हैं। इसका सही ऑप्शन डी होगा, विश्वनाथ। आप लोग अगर सही से पढ़े होंगे, सिर्फ एमसीक्यूज का पीडीएफ भी अगर आप पढ़ के गए हैं, तो आपका सारा क्वेश्चन सही हो रहा होगा। ठीक है, 28 का डी ऑप्शन सही है। बाबूजी मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसी बात मुंह से ना निकालिए, जब से आप आने जाने लगे हैं मेरे लिए दुनिया कुछ और हो गई है। कर्मभूमि उपन्यास में ये उक्ति है। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन जो है, इसका सही ऑप्शन अगर आप देखिएगा ए होगा। बाबूजी मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसी बात मुंह से ना निकालिए। ठीक है, कर्मभूमि उपन्यास में ये उक्ति जो है सकीना की है। क्वेश्चन नंबर 30, नहीं मैं व्यक्ति से नहीं मिलती, मैं केवल समुदाय के सामने आती हूँ। चित्रलेखा ने ये बात किसे लक्ष्य करके कहा था। 30 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, इसका सही ऑप्शन जो है बी होगा। चित्रलेखा ने ये बीजगुप्त को लक्ष्य करके कहा था। क्वेश्चन नंबर 31, संसार में पाप की कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं बन सकती, चित्रलेखा में उसका कारण है। ठीक है, मतलब आपसे पूछा गया कि पाप का कोई भी सर्वमान्य परिभाषा नहीं बन सकती। चित्रलेखा उपन्यास के आधार पर बताइए उसका कारण क्या है। संसार में सभी पुण्यात्मा हैं, सभी धर्म पाप से दूर रहने की शिक्षा देते हैं, प्रत्येक मनुष्य दुख सुख चाहता है और उसे प्राप्त करना सभी के दृष्टिकोण की विषमता है। पुण्य के विपरीत किया गया कार्य पाप है। 31 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, आपका सही ऑप्शन जो है सी होगा। ठीक है, 31 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रत्येक मनुष्य सुख चाहता है और उसे प्राप्त करना सभी के दृष्टिकोण की विषमता है। क्वेश्चन नंबर 32, आपका बंटी उपन्यास के संबंध में असत्य है। स्त्री की आत्मनिर्भरता पुरुष के लिए चुनौती है। बुजुर्गों की निगाहों से गायब होती संवेदना का चित्रण हुआ है। मध्यवर्गीय परिवार में संबंध विच्छेद का अंकन है। पति पत्नी के द्वंद्व में बच्चे का भविष्य खराब होता है। आपसे पूछा गया है कि इसमें असत्य कौन सा है, तो असत्य कथन आपका हो जाएगा बी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, आपका बंटी उपन्यास के संबंध में जो असत्य कथन बोला गया है, तो बी ऑप्शन सही होगा। बुजुर्गों की निगाहों से गायब होती संवेदना का चित्रण इसमें देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 33, इनमें से कौन पूस की रात कहानी का मुख्य इनमें से पूस की रात कहानी का मुख्य संदेश है। किसानों की लापरवाही का वर्णन, किसानों की दिनचर्या का वर्णन, किसानों की त्रासदी का वर्णन, किसानों के दाम्पत्य जीवन का वर्णन।
33 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, इसका बी ऑप्शन सही होगा। किसानों की त्रासदी का वर्णन आपको मिलेगा पुस की रात में। ठाकुर की बारात में दिए गए भोज में क्या नहीं था? दही, चटनी, पूड़ियां, आलूदम। 34 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, इसका सही ऑप्शन जो है सी है। ठीक है, आलूदम जो दिया गया है ये नहीं था। 34 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 35, मधुलिका के पिता सिंघमित्र किस युद्ध के अन्यतम वीर थे? पलासी, बक्सर, कलिंग, वाराणसी। 35 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 36, चिप की दावत कहानी का चिप किस देश का रहने वाला था? इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका। 36 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, इसका डी ऑप्शन सही है। इसी वीक शायद इसको डिस्कस हम किए थे। चिप की दावत में आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल मतलब क्लियर समझ में आ रहा होगा कि जो भी क्वेश्चन है आप लोगों को उसका आंसर सही सही समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इतनी बार प्रैक्टिस करके आप लोग आए थे कि मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी गलत करके आए होंगे ऐसे क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 37, इनमें से कौन सी नारी पात्र चंद्रगुप्त नाटक में नहीं है? सुभाषिनी, कल्याणी, कमला, एलिस। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 37 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 38, राजकुमारी प्रेम में स्मृति का ही सुख है, एक टीस उठती है वही तो प्रेम का प्राण है। चंद्रगुप्त नाटक में ये उक्ति है। अब देखिए ये जो 38 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, इसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। आप लोग कमेंट करके बताइए जरूर कि आप लोग कौन सा आंसर करके आए हैं। इसको मैं एंड में बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर 39, किसी संबंध से बचने के लिए अभाव जितना बड़ा कारण होता है, अभाव की पूर्ति उससे बड़ा कारण बन जाती है। आषाढ़ का एक दिन में ये उक्ति है। अंबिका, मल्लिका, विलोम, कालिदास। क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखिए, अंबिका, विलोम, मल्लिका, कालिदास दिया गया है और इसमें से सही ऑप्शन अगर आप देखिएगा ये होगा अंबिका। मतलब मल्लिका की माँ ये कहती है कि किसी संबंध से बचने के लिए अभाव जितना बड़ा कारण होता है, अभाव की पूर्ति उससे बड़ा कारण बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 40, इस सौंदर्य के सामने जीवन की सब सुविधाएं है, इसे आंखों में व्याप्त करने के लिए जीवन भर का समय भी पर्याप्त नहीं। ये कथन है मल्लिका, अनुनासिक, प्रियंगु मंजरी, अंबिका। 40 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, इसका सही ऑप्शन जो है बी है, प्रियंगु मंजरी। क्वेश्चन नंबर 41, गाय करुणा की कविता है, ये विचार किस महापुरुष के हैं? स्वामी विवेकानंद, जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी। 41 नंबर क्वेश्चन, अगर इसको थोड़ा सा घुमा के ऑप्शंस देता आप लोग कंफ्यूज हो सकते थे, लेकिन बहुत ही इजी वे में ये क्वेश्चन दिया गया है, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है। आप लोगों का भी सही हुआ होगा। ठीक है, 41 का सी ऑप्शन सही है। और अगर आप लोग में से कोई अगर गलत करके आए होंगे ना, फिर देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आप लोगों का मॉक टेस्ट में भी दिया गया है और आपका जो एमसीक्यू जो प्रैक्टिस जो करवाया जाता है उसमें भी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 42, डॉक्टर ने गौरा को किस फल का रस पिलाने के लिए कहा? सेब, आम, संतरा, अनानास। 42 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, इसका सही ऑप्शन बी है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये कि डॉक्टर ने गौरा को सेब का रस पीने के लिए कहा था। सारी गर्मी माँ और अष्टावक्र बिना ओढ़े बिना बिछाए कहाँ सोया करते थे? घर के अंदर, बाहर, बरामदे में, घर की छत पर, कुएं की जगत पर। देखिए 43 नंबर क्वेश्चन जो है कि सारी गर्मी माँ और अष्टावक्र बिना ओढ़े बिना बिछाए कहाँ सोया करते थे, इसका सही ऑप्शन जो होगा डी होगा, कुएं की जगत पर। ठीक है, सारी गर्मी माँ और अष्टावक्र बिना ओढ़े बिना बिछाए सोया करते थे, कहाँ पर? कुएं की जगत पर। सूप के स्वभाव के बारे में कबीर ने क्या कहा? सार के ग्रहण करके व्यर्थ चीज को उड़ा देना, सार और व्यर्थ की चीज को उड़ा देना, सार और व्यर्थ की चीज को पास रखना, सार को उड़ा देना, व्यर्थ चीज को रखना। तो देखिए इसका सही ऑप्शन अगर होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये ऑप्शन सही है, सार को ग्रहण करना और व्यर्थ जो है उसको उड़ा देना। ठीक है, सूप का स्वभाव के बारे में कबीरदास जी कहते हैं सार को ग्रहण करना और व्यर्थ चीज को उड़ा देना। 44 का ए ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 45, कस्तूरी किसमें पाई जाती है? हाथी, लोमड़ी, मृग, पांडा। तो इसका सही ऑप्शन जो है आपका डी होगा, मृग में कस्तूरी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 46, उधो मोहि ब्रज विसरत नहीं, यहाँ कौन किससे कहता है?
क्वेश्चन नंबर 46 जो दिया गया है इसमें ऑप्शंस देखिए। कृष्ण उद्धव से कहते हैं, गोपियां उद्धव से कहती हैं, ग्वाल उद्धव से कहते हैं, कृष्ण ग्वालों से कहते हैं। इसका सही ऑप्शन ए होगा। उद्धव मोहि ब्रज विसरत नहीं, ये कृष्ण उद्धव से कहते हैं। 46 का ए ऑप्शन सही है। नाथ आज में कहा ना पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा, ये बात किसने किससे कही। 47 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा आपका सही ऑप्शन जो है डी होगा। ठीक है, 47 का सही ऑप्शन जो है डी होगा। क्वेश्चन नंबर 47 डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 48, निर्गुण कौन देश के वासी, को है जनक, कौन है जननी, कौन नारी को दासी। ये उक्ति किसने किससे कही। गोपियों ने उद्धव से, गोपियों ने कृष्ण से, गोपियों ने ग्वालों से, गोपियों ने अन्य गोपियों से। तो यहाँ पर याद रखिएगा, इजी क्वेश्चन है ये भी। गोपियों ने उद्धव से ये कहा है कि निर्गुण कौन देश के वासी, कौन है जनक, कौन है जननी, कौन नारी को दासी। ठीक है, 48 का ए ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 49, करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जनु जोगी परमार्थु पावा, देखे भरत लखन प्रभु आगे, पूछे वचन कहत अनुरागे। इसमें कौन सा छंद है। देखिए 49 नंबर क्वेश्चन जो है ये आपका आउट ऑफ सिलेबस है, तो इसमें सबको मार्क्स मिलना चाहिए। आप लोग इसको आउट ऑफ सिलेबस लगाइएगा, आप लोगों को सभी को इसमें मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, 49। क्वेश्चन नंबर 50, बतरस लालच लाल की मूली धरी लुकाए, सौह करे भानु हंसे देन कहे नटी जाए। यहाँ पर आपको रस पूछा गया है, रस छंद ये सब आपका आउट ऑफ सिलेबस में जाएगा। ये सबको आप आउट ऑफ सिलेबस लगाइएगा क्योंकि ग्रामर में आपका रस छंद नहीं है सिलेबस में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51, वैसे अगर देखिएगा 50 में जो है आपका श्रृंगार रस होगा, लेकिन ये आउट ऑफ सिलेबस है तो इसको आउट ऑफ सिलेबस में लगाइए। और ये याद रखिएगा जब भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आए तो उसको आप लोग करके आइएगा, तब उसमें मार्क्स मिल जाएगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 51, निम्न में से किस वर्ग में बिहारी सत्सई आता है। प्रबंध काव्य, चरित काव्य, मुक्तक काव्य, चंपू काव्य। 51 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा इसका सही ऑप्शन जो है बी होगा। ठीक है, मुक्तक के अंतर्गत आएगा बिहारी सत्सई। ऐसा क्वेश्चन अभी तक नहीं आ रहा था, लेकिन एक क्वेश्चन इसमें से आया है कि बिहारी सत्सई जो है किस वर्ग का है। बिहारी सत्सई देखिए, बिहारी सत्सई का कुछ ही पार्ट आपको दिया गया है, तो पूरा तो नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी उससे पूछा गया कि बिहारी सत्सई जो है किस वर्ग में आता है। इसका सही ऑप्शन जो है बी होगा, मुक्तक काव्य। देखिए 52 नंबर क्वेश्चन जो दिया है कि शुद्धोधन की चिंता का क्या कारण था। यहाँ पर ऑप्शन से महाप्रजापति के प्रति बुद्ध का अधिक लगाव। ठीक है, ये ऑप्शन नहीं होगा। यशोधरा के प्रति बुद्ध का अधिक आकर्षण, ये भी नहीं होगा। अगर आकर्षण होता तो क्यों हो जाता। शस्त्र शिक्षा की ओर बुद्ध का अधिक मनोयोग, ये भी नहीं होगा। शस्त्र शिक्षा के प्रति बुद्ध का झुकाव। अब देखिए ये दोनों क्वेश्चन में मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन का ऑप्शन जो है गलत है। ठीक है, यहाँ पर एक अगर मनोयोग दिया है तो दूसरा इससे दूर रहने के बारे में बोलता है। अगर दूर रहने के बारे में एक ऑप्शन होता तो वो ऑप्शन आपका सही होता। 52 जो है यहाँ पर ऑप्शन ही गलत है। इसमें आप लोगों को मार्क्स मिलेगा, जो भी ऑप्शन आप लोग किए होंगे आप लोगों को मार्क्स मिल जाएगा, क्योंकि आंसर आपका होना चाहिए कि शुद्धोधन इसलिए चिंता कर रहे थे क्योंकि गौतम बुद्ध जो है शस्त्र शिक्षा से या फिर जो एक राजा के रूप में जो उनका जो जीवन जो था उससे वो दूर रहकर सन्यास जीवन की ओर वो आगे बढ़ रहे थे। उनका आकर्षण सन्यासी बनने में ज्यादा था, सन्यास जीवन की ओर उनका जो है लगाव ज्यादा था। ठीक है, इसलिए 52 में ऑप्शन एक भी ऑप्शन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 53, जाओ मेरे सिर के बाल आली करतली ला, मैंने क्या पाले काले ब्याल। काले ब्याल किसके लिए कहा गया है। देखिए 53 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है ये एकदम अजीब क्वेश्चन है, और इसमें मुझे तो लग रहा है कि सी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, सी ऑप्शन मुझे लग रहा है सही होगा, बाकी बोर्ड का आंसर आने दीजिए क्या आंसर उसमें आ रहा है, और अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ मिल रहा है तो मुझे व्हाट्सएप करके जरूर बताएं। भीष्म को इच्छा मरण का वरदान किसने दिया था। सत्यवती, द्रोणाचार्य, राजा शांतनु, कृष्ण। देखिए 54 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है इसका सही ऑप्शन जो है ए होगा। ठीक है, राजा शांतनु। भीष्म को इच्छा मरण का वरदान जो है शांतनु देते हैं। व्यक्ति को जब हिंस्र पशु घेर लेते हैं तब उसे क्या काम आता है। बलिष्ठ शरीर, तपोबल, मनोबल, क्षमा बल। ठीक है, 55 नंबर क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 55 देखिए कि व्यक्ति
को जब हिंस्र पशु घेर लेते हैं तब उसे क्या काम आता है? इसका सही ऑप्शन जो है डी होगा, बलिष्ठ शरीर। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। हरबोलों के मुंह का क्या अर्थ है? राजाओं के मुख, जन जन के मुख, वीरों के मुख, महारानियों के मुख। क्वेश्चन नंबर 56 अगर आप देखिएगा, इसका सही ऑप्शन जो है बी होगा, जन जन के मुख। ठीक है, 56 का बी ऑप्शन सही है, जन जन के मुख। क्वेश्चन नंबर 57, हिमाद्री तुंग स्ट्रिंग से कविता चंद्रगुप्त नाटक के किस अंक में है? अंक 2, अंक 1, अंक 3, अंक 4। 57 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, इसका डी ऑप्शन सही है, चौथा अंक छठा दृश्य, याद होगा आप लोगों को। ठीक है, हिमाद्री तुंग स्ट्रिंग से कविता जो है चौथा अंक छठा दृश्य में है, तो 57 का डी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 58, प्रथम रश्मि कविता में किस युग की काव्य प्रवृत्तियां मिलती है? तो ये एक क्वेश्चन जो है हिंदी साहित्य का इतिहास से लिया गया है, जबकि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 58 अगर आप देखिएगा, ये क्वेश्चन तो आपका आउट ऑफ सिलेबस में जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल हिंदी साहित्य के इतिहास से पूछा गया है। फिर भी इसका सही ऑप्शन जो है बी ऑप्शन आपका सही होगा, छायावादी युग। ठीक है, प्रथम रश्मि कविता में छायावादी युग की काव्य प्रवृत्तियां मिलती है। पत्थर तोड़ने वाली महिला का रंग क्या था? सफेद वन, लाल वन, श्याम वन, पीला वन। यहाँ पर देखिए 59 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, बी ऑप्शन आपका सही होगा, श्याम वन। 60 नंबर क्वेश्चन, संध्या सुंदरी निराला के किस काव्य संग्रह में है? क्वेश्चन नंबर 60 अगर आप देखिएगा, इसका सही ऑप्शन जो है ए है, संध्या सुंदरी जो है काव्य संग्रह से जो लिया गया है वो परिमल होगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, कवि को धूप कब दिखाई देती है? इसका सही ऑप्शन जो है बी होगा, सूखी नाली को लांघते समय कवि को धूप दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 62, बिल्ली को छोड़कर कौन चले गए थे? सॉरी, बीलों को। 62 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 63, किस शब्द के साथ उपसर्ग है? कमजोर, गवैया, मिलनसार, लिखावट। क्वेश्चन नंबर 63 अगर आप देखिएगा, इसका सही ऑप्शन ए है, कमजोर में उपसर्ग लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 64, किस शब्द में प्रत्यय है? अतिशय, घुमक्कड़, अवनति, अभिभावक। क्वेश्चन नंबर 64 अगर आप देखिएगा कि किस शब्द में प्रत्यय है, इसका सही ऑप्शन सी होगा। ये बुक से बिल्कुल डायरेक्ट लिया गया है। किस शब्द में प्रत्यय है? आपका घुमक्कड़ जो है इसमें प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 65, संधि के कितने भेद हैं? इसका सही ऑप्शन होगा ए ऑप्शन ही सही है, संधि के 3 भेद है, आप लोगों को पता होगा, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। क्वेश्चन नंबर 66, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि, पुनकालिक संधि, विसर्ग संधि। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। दो स्वरों के मेल से जो बनता है वो आपका स्वर संधि होगा। 66 का सी ऑप्शन सही है। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? प्रशांत महासागर, बुढ़ापा, प्रोफेसर, सभा। तो देखिए, प्रशांत महासागर जो है ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये आपका। इनमें से गंगा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? देव नदी, तरंगिनी, मंदाकिनी, त्रिपथगा। क्वेश्चन नंबर 68, यहाँ पर जो पूछा गया कि गंगा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? देखिए, देव नदी होगा, मंदाकिनी होगा, त्रिपथगा भी होगा, लेकिन तरंगिनी जो है गंगा का पर्यायवाची नहीं है, नदी का पर्यायवाची तरंगिनी है। तो इसलिए 68 का जो सही ऑप्शन आपका होगा, आंसर जो होगा वो आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 69, छापा खाना शब्द का बहुवचन रूप है? छापा खाने, छापे खाना, छापे खाने। क्वेश्चन नंबर 69 अगर आप देखिएगा, आपका बी ऑप्शन सही है, छापे खाने होगा। ठीक है, छापा खाना का बहुवचन रूप छापे खाने। क्वेश्चन नंबर 70, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? पुल्लिंग नहीं है आपको बताना है, मतलब इसमें से आपको स्त्रीलिंग शब्द को छांटना है। क्वेश्चन नंबर 70 अगर आप देखिएगा, इसका सही ऑप्शन जो है डी होगा, नस जो है स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, तो पुल्लिंग नहीं है यहाँ पर दिया है, मतलब स्त्रीलिंग आपको बताना था। 70 का डी ऑप्शन सही है। न का प्रयोग कब और कहाँ किया जाता है? भूतकाल में, कर्ता के साथ,
भूतकाल में कर्म के साथ, वर्तमान काल में कर्म के साथ, भविष्य काल में कर्ता के साथ। क्वेश्चन नंबर 71 अगर आप देखिएगा इसका सही ऑप्शन ए है, भूतकाल में कर्ता के साथ। ठीक है, 71 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72, गंगा हिमालय से निकलती है, यहाँ पर से आपसे पूछा गया कि कारक की विभक्ति के अंतर्गत जाएगा, किस कारक के? तो इसका सही ऑप्शन जो है डी ऑप्शन सही होगा। करण नहीं होगा, कर्म भी नहीं है, संप्रदान भी नहीं है, इसलिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। गंगा हिमालय से निकलती है, ये अपादान का उदाहरण है। सफेद कमीज, इनमें इसमें कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। तो सफेद कमीज जो है गुणवाचक विशेषण है। 73 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 74, इनमें से अकर्मक क्रिया कौन सी है? दौड़ना, पीना, पढ़ना, लिखना। यहाँ देखिए अकर्मक क्रिया आपसे पूछा है। क्वेश्चन नंबर 74 अगर आप देखिएगा ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। ए ऑप्शन आपका सही है। दौड़ना जो है ये आपका अकर्मक क्रिया है। ठीक है, पीना, पढ़ना, लिखना ये सारा सकर्मक है। किस वाक्य में सहायक क्रिया है? उसने खाना नहीं खाया, रमेश ने 4 आम खाए, उसने किताब पढ़ी, वो खाना नहीं खा सका। यहाँ पर पूछा गया है कि सहायक क्रिया। ठीक है, 75 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, उसने खाना नहीं खाया, यहाँ पर क्रिया शब्द एक ही है, खाया। और रमेश ने 4 आम खाए, यहाँ पर भी खाए एक ही क्रिया शब्द है। उसने किताब पढ़ी, ये भी एक क्रिया शब्द है, लेकिन वो खाना नहीं खा सका, ये जो है इसमें सहायक भी है, इसलिए 75 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 76, पूर्ण भूतकाल का वाक्य कौन सा है? रमेश ने 2 किताबें पढ़ी थी। पूर्ण भूतकाल, ठीक है। प्रभात ने लंबा पत्र लिखा, श्याम किताबें बांट रहा था, कमला ने आम खाया होगा। तो यहाँ पर पूर्ण भूतकाल आपसे पूछा गया है, तो 76 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 76 जो है इसका सही ऑप्शन आपका ए है। पूर्ण भूतकाल का उदाहरण होगा रमेश ने 2 किताबें पढ़ी थी। ठीक है, संयुक्त वाक्य के बारे में कौन सा कथन ठीक है? संयुक्त वाक्य में प्रत्येक वाक्य अपनी स्वतंत्र सत्ता बनाए रखता है। संयुक्त वाक्य में प्रत्येक वाक्य एक दूसरे पर आश्रित होता है। संयोजक अव्यय स्वतंत्र वाक्यों को मिलाता नहीं है। संयुक्त वाक्य में प्रत्येक वाक्य अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं रखता। देखिए इसका ए ऑप्शन सही होगा। 77 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। संयुक्त वाक्य में ही प्रत्येक वाक्य अपनी स्वतंत्र सत्ता बनाए रखता है, और जहां पर आश्रित होता है वो मिश्र वाक्य होगा, और सरल वाक्य तो सरल वाक्य होगा। क्वेश्चन नंबर 78, आज्ञावाचक वाक्य कौन सा है? सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, मैं आज नहीं पढ़ूंगा, अपना अपना काम करो, अच्छा तुमने भी स्नान कर लिया। तो यहाँ पर देखिए आज्ञावाचक वाक्य आपसे पूछा था, अपना अपना काम करो जो है ये आज्ञावाचक है। 78 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, अकल के घोड़े दौड़ाना। ठीक है, इस मुहावरे का अर्थ आपसे पूछा गया है। 79 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही होगा, अनेक युक्तियां लगाना, ये आपका सही है। अकल के घोड़े दौड़ाना। क्वेश्चन नंबर 80, उधो उधो का लेना ना माधो का देना, इस कहावत का क्या अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, उधो का लेना ना माधो का देना, इसका सही ऑप्शन जो होगा, इस मतलब इस कहावत का अर्थ जो होगा, ए ऑप्शन सही होगा, किसी से कोई वास्ता ना रखना। क्वेश्चन नंबर 81, फिसल पड़े तो हर गंगा, इस कहावत का क्या अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 81 जो है इसका सही ऑप्शन होगा आपका डी, विवशता में कोई काम करना। ठीक है, देखिए 82 नंबर क्वेश्चन जो है मुझे लग रहा है कि 82 का सी ऑप्शन जो है सही होगा। ठीक है, बाकी आप लोग कौन कौन सा किए हैं और क्यों आप लोग अपना आंसर को सही बता रहे हैं वो कमेंट करके जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 83, पाठ्य बिंदु स्पष्टीकरण गद्य पाठ के किस सोपान के अंतर्गत आता है? 83 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा इसका सही ऑप्शन जो है कि पाठ्य बिंदु स्पष्टीकरण। ठीक है, ये प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत आएगा। 83 का बी ऑप्शन सही है। विचार विश्लेषणात्मक प्रश्नों के पश्चात शिक्षक क्या करता है? 84 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा यहाँ पर दिया है कि विचार विश्लेषणात्मक प्रश्नों के पश्चात शिक्षक क्या करता है।
तो पाठ का सारांश प्रस्तुत करता है। 84 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 85, रचनावाद का सिद्धांत किस विचार पर आधारित है? अभ्यास मनुष्य को पूर्ण बनाता है, शिक्षार्थी सक्रिय रूप से अपना ज्ञान अर्जित करता है, स्कूल सीखने का एकमात्र स्थान है, सीखना एक आजीवन प्रक्रिया है। यहाँ पर बोला गया रचनावाद सिद्धांत के बारे में बोला गया है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो है, इसका सही ऑप्शन जो है बी होगा। शिक्षार्थी सक्रिय रूप से अपना ज्ञान अर्जित करता है। रचनावाद जो है ये सिद्धांत इसी पर निर्भर करता है। 85 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 86, बोध प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं? छात्रों को परखने के लिए, छात्रों के मूल्यांकन हेतु, पाठ को छात्रों ने कहाँ तक समझा जानने के लिए, आनंद अनुभूति के लिए। आनंद अनुभूति के लिए तो नहीं होगा। आपका 86 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 86 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, इसका सही ऑप्शन जो है सी होगा। पाठ को छात्रों ने कहाँ तक समझा है ये जानने के लिए बोध ज्ञान प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, पद्य पाठ विधि में सस्वर वाचन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? भावों को समझने के लिए, कविता का काव्यात्मक प्रभाव सुदृढ़ करने के लिए, आत्मीकरण के लिए, भाव विश्लेषण के लिए। देखिए 87 नंबर क्वेश्चन जो दिया है कि यहाँ पर चारों ऑप्शन को अगर आप देख लेते हैं, यहाँ पर दो ऑप्शन आपको सही लगेगा। एक है आत्मीकरण के लिए, दूसरा है कविता का काव्यात्मक प्रभाव सुदृढ़ करने हेतु। तो ये दोनों ऑप्शन हो सकता है। आप देखते हैं कि बोर्ड कौन सा आंसर को सही मानता है। ठीक है, कविता का काव्यात्मक प्रभाव को सुदृढ़ करने हेतु ये सही है, लेकिन आत्मीकरण भी बहुत जगह पर दिया है। क्वेश्चन नंबर 88, सस्वर वाचन संबंधी कठिनाइयों के दूर करने के लिए अपनाई जाने वाली विधि है। शिक्षक द्वारा अपने वाचन को शुद्ध बनाना, छात्रों के अशुद्ध उच्चारण को शुद्ध करना, शुद्ध उच्चारण सिखाने के बाद यति गति अनुतान में प्रशिक्षित करना, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 88 अगर आप देखिएगा, इसका सही ऑप्शन जो है सी है। इसका सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 89, पद्य पाठ में काव्यानंद का स्वाद लाने के लिए क्या किया जाता है? आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, सस्वर वाचन, भाव विश्लेषण तथा मूल्यांकन। 89 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, इसका सही ऑप्शन जो है सी होगा। ठीक है, पद्य पाठ में काव्यानंद का स्वाद लाने के लिए सस्वर वाचन कराया जाता है, यह सस्वर वाचन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 90, काव्यानंद वातावरण उत्पन्न करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? आदर्श वाचन, उच्चारण प्रयत्न, सस्वर वाचन, भाषा कार्य। तो काव्यानंद वातावरण उत्पन्न करने के लिए सस्वर वाचन करना चाहिए। ठीक है, 90 का सी ऑप्शन सही है। देखिए 90 नंबर क्वेश्चन जो है, यहाँ पर सस्वर आदर्श वाचन होना चाहिए। काव्य दिया है तो सस्वर होगा, लेकिन सस्वर आदर्श वाचन इसलिए होना चाहिए क्योंकि शिक्षक दिया है। यहाँ पर सस्वर आदर्श वाचन नहीं है, सिर्फ आदर्श वाचन है, इसलिए सस्वर वाचन को हम सही मानेंगे। 90 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 91, आगमन विधि की श्रेष्ठता का कारण क्या है? खर्च कम है, अध्ययता केंद्र में नहीं रहता, ये बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित है, इसमें विद्यार्थी की उत्सुकता अंत तक बनी रहती है। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए कि सी और डी जो दिया गया है, इसका दोनों ऑप्शन ही सही है। यहाँ पर देखिए बोला गया कि यह बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित है। श्रेष्ठता का कारण क्या है कि ये बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित है, ये कारण है, या फिर ये कारण है कि शिक्षार्थी जो है उनका उत्सुकता अंत तक बनी रहती है। तो शिक्षार्थी की उत्सुकता अंत तक बनी रहती है, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित है, ये भी सही है। तो श्रेष्ठता का कारण हम और क्या किसको मानेंगे? इसलिए 91 जो है जो बोर्ड सही मानेगा। ठीक है, सी और डी दोनों आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 92, व्याकरण शिक्षण का अंत किस विधि से होता है? क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, व्याकरण शिक्षण का अंत किस विधि से होता है? इसका सही ऑप्शन जो है ए होगा, क्योंकि व्याकरण शिक्षण जो है ये निगमन विधि से, अगर हम मानते हैं निगमन विधि से, तो पहले नियम फिर उदाहरण। तो पहले नियम फिर उदाहरण मतलब अंत में क्या होता है? उदाहरण होता है। तो उदाहरण आया मतलब आगमन विधि हो गया, इसलिए 92 का ए ऑप्शन सही है। और निगमन विधि जो है इसी को तो सूत्र विधि भी बोला जाता है। 92 का ए ऑप्शन को हम अभी सही मान के चलते हैं। उसके बाद 93 नंबर क्वेश्चन, अध्यापन की उत्तम विधि है डाल्टन विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, आगमन विधि, निगमन विधि। अध्यापन की उत्तम विधि पूछा गया है।
क्वेश्चन नंबर 93 अगर आप देखिएगा इसका सही ऑप्शन बी है। अध्यापन की उत्तम विधि जो है ये आगमन विधि है। क्वेश्चन नंबर 94 व्याकरण शिक्षण में प्रस्तावना का प्रारंभ होता है व्याकरणिक चार्ट द्वारा, रेखा चित्र द्वारा, चिंतामूलक प्रश्न द्वारा, आदर्श वाचन द्वारा। व्याकरण शिक्षण में आपको बोला गया है कि प्रस्तावना का आरंभ कैसे होता है। 94 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा इसका सही ऑप्शन जो है ए होगा। देखिए 95 नंबर क्वेश्चन जो ट्रांसलेशन है इसमें दिया है किए भोजन भोजन ग्रहण करिबे, तो यहाँ पर हो जाएगा कौन कौन खाना खाएंगे। तुम्हें माने प्रत्यावर्तन करिपारो। 96 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा इसका भी बी ऑप्शन सही है, तुम लोग वापस लौट सकते हो। एथिरे कौनसी आश्चर्य हेबार कथा नहीं। इसका भी सही ऑप्शन जो है आपका ए ऑप्शन सही होगा। एथिरे कौनसी आश्चर्य हेबार कथा नहीं, इसमें कोई आश्चर्य होने की बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 98 देइथिबा प्रतिश्रुति पूर्ण होई नहीं। देखिए 98 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है देइथिबा, तो देइथिबा का यहाँ पर दो ऑप्शन है, किया गया, दिया गया। तो देइथिबा को दिया गया के अर्थ में हम लेते हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए इसके बाद में तो पैसेज है आपका, जो आपका क्वेश्चन भी इसी में है, आंसर भी इसी में। मुझे नहीं लगता इसमें किसी का कोई डाउट होगा। तो यही तक था क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई भी क्वेश्चन अगर छूटा है या डाउट है आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। और एग्जाम कैसे हुआ है, कैसा क्या किए हैं आप लोग जरूर बताएं।